हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं हरियाणा सीएचओ के पेपर के बारे में। हरियाणा सीएचओ का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आपने देख भी लिए हैं। आज के इस पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन रह जाते हैं वो दो पार्ट के अंदर आपको जल्द मिल जाएंगे। तो आप कंप्लीट पेपर को बेटा जी जरूर देख लेना। हो सकता है आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दिया, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग चैलेंजर्स, आपको टेलीग्राम पे जाना है और नर्सिंग चैलेंजर्स वहाँ पे सर्च करना है। वहाँ पे आपको जो है चैनल और ग्रुप दोनों के अंदर ऐड हो जाना है। ग्रुप के अंदर डेली शाम 8 बजे टेस्ट सीरीज चलती है, उसका फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। तो आप जल्दी से जब भी आपको टाइम मिले तभी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स। जो बेसिक ओरल हेल्थ केयर होती है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन देखिए, ए अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल अबाउट कॉमन ऑरल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ऑरल कैंसर। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस एब्यूज। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटा जी यहाँ पे भी ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। अवेयरनेस भी देंगे, मोबिलाइजेशन या स्क्रीनिंग भी करेंगे, ओरल कैंसर तो नहीं हो गया है। और जो क्रिएटिंग अवेयरनेस है, कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से और जो ओरल की हेल्थ प्रॉब्लम, जो ओरल इलनेस है, अगर वो किसी भी प्रकार की होती है तो उसके बारे में भी उसको जो पेशेंट है उसको बताएंगे। तो ये क्या है, बेसिक ओरल हेल्थ केयर है जो आपको बतानी है, किसको, पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। बेटा जी एक्सेप्ट से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, स्टिचिंग ऑफ द वुंड्स। ये आपको काम नहीं करना है। अगर कोई भी एनिमल बाइट करता है तो आपको ये नहीं करना है, बाकी आपको ये काम करने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनस वैक्सीन एंड अर्ली वुंड क्लीनिंग, आप वुंड को क्लीन कर सकते हो और साथ ही टिटनस की वैक्सीन आप लगा सकते हो। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स आप पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो। रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको वुंड को स्टिचिंग नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी जो एनिमल बाइट कोई भी करता है तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, ये तीन ऑप्शन आपको जो दिए गए ए बी सी, और ये तीनों काम आप कर सकते हो, लेकिन आपको चौथा काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोज एंड टेप। यहाँ पे टेक लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है टेप। क्या है ये, गोज एंड टेप वियर बेस्ट फॉर। जो गोज और टेप है वो कब वियर करनी चाहिए, कब लगानी चाहिए। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर स्मॉल ब्रुसेज हुआ है तो भी आपको गोज एंड टेप यूज़ करनी है। अगर माइनर इंजरी हुई है तो भी आपको गोज एंड टेप यूज़ करनी है। अगर बड़ा सारा कट लगा है या स्कार्प्स बना है तो उसमें भी आपको गोज एंड टेप यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है MLHP। बेटा जी MLHP का मतलब होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द रोल ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो MLHP होता है उसका रोल आपको यहाँ से पूछा गया है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑल ऑफ दी अबव के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको ऑल ऑफ दी अबव नहीं करना था, बाकी ऑल ऑफ जो भी क्वेश्चंस है उनके अंदर आपको ऑल ऑफ दी अबव करना था। देखिए जो मिड MLHP होता है उसके रोल क्या क्या है, पब्लिक हेल्थ फंक्शंस वो कर सकता है, एम्बुलेटरी केयर वो प्रोवाइड कर सकता है और मैनेजमेंट उन पेशेंट्स को दे सकता है। लीडरशिप एट हेल्थ वेलनेस सेंटर, जो HWC है वहाँ पे लीडरशिप, उसकी देखभाल भी कौन करता है, MLHP। तो ये क्या है, MLHP के रोल है। तो ये सारे के सारी क्या है, रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बड़ा सारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ICT। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे पूछा गया आपको कि रिक्रूटमेंट ऑफ, ये जो ICT है इसकी जो की रिक्रूटमेंट है वो कौन कौन सी है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था बेटा जी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ऑल ऑफ दी अबव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑल ऑफ दी अबव आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। जो की रिक्रूटमेंट है ICT की वो कौन कौन सी है, अडेरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लेड डाउन अंडर MDDS एंड EHR विथ सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी। नेक्स्ट है कन्फिगरेबिलिटी एंड हाई लेवल ऑफ इंटरप्रोबेबिलिटी
to integrate with state and national level portals. नेक्स्ट, मैनेजिंग लार्ज डाटा वॉल्यूम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो कुल मिला के जो भी डाटाज होते हैं उनको स्टोर करने का काम किसका है? आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी ज़रूरत होती है। ये तीनों ही रिक्रूटमेंट जो है आईसीटी के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन्स लिस्टेड एज पर ईडीएल फॉर ए डैश 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 आगे है नीड्स टू बी एंश्योर एट हेल्थ वेलनेस सेंटर। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है HWC है। तो बेटा जी मैंने आपको पहले ही बताया है जो PSC है उसके अंडर आते हैं HWC। तो जो भी HWC के जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी CHO को, वो कहाँ से मिलेगी आपको? PSC से। कहाँ से मिलेगी बेटा जी? PSC से। और PSC को कहाँ से मिलती है? CSC से। यानी कि जो भी मेडिसिन लिस्टेड होती है EDL के द्वारा, जो EDL से मेडिसिन की जो लिस्टेड बनती है वो कहाँ से बनती है? PSC एंड CSC। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था बोथ A एंड B अबव। तो आपको ये दोनों आंसर करने थे, यानी कि ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना था। दोनों आंसर नहीं करने थे लेकिन दोनों ही इसके आंसर हो गए। तो आपको आंसर कौन सा करना था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज पर गाइडलाइंस फॉर नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव नीड टू बी अवेलेबल एट HWC इज। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे और जो सब सेंटर है वहाँ पे कौन कौन से डायग्नोसिस, कितने इन्वेस्टिगेशन होते हैं, आपको अलग अलग पूछा गया है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो HWC है और जो सब सेंटर जो PSC है वहाँ पे कितने कितने जो है डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सब सेंटर जो सब हेल्थ सेंटर है वहाँ पे 10 डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। यानी कि अगर आप CHO बन रहे हैं तो वहाँ पे आप 10 जांच कर सकते हैं। 10 जांच करने का आपको अधिकार मिलने वाला है। और जो PSC है वहाँ पे कितनी होती है? टोटल 19 इन्वेस्टिगेशन होती है PSC के ऊपर, और सब सेंटर के ऊपर कितनी होती है? 10 इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी CHO बन रहे हैं उनको 10 डायग्नोसिस करने के क्या मिलेंगे? अधिकार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले डेज है, देन आगे है डेज इन ए वीक इज टू बी फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग आयुर्वेदा क्लिनिक इन ए HWC। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर जो आयुर्वेदा क्लिनिक होते हैं उनको फिक्स किया गया है कि वीक के अंदर कितने दिन वहाँ पे जो है कंडक्ट करवाए। और जो आयुर्वेदा क्लिनिक्स है वहाँ पे उनको कितने दिन वीक के अंदर जाना होता है। HWC के अंदर जो आयुर्वेद क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर कितने दिन उनको जाना होता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, 2 डेज, 2 दिन उनको पर वीक में वहाँ पे कंडक्ट करना होता है आयुर्वेद क्लिनिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, की रोल एज ए मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट HWC इज प्लेड बाय। जो HWC है हेल्थ वेलनेस सेंटर है, यहाँ पे देखिए की रोल यहाँ पे पूछा गया है। की रोल मेंबर किसका होता है? PSC एट HWC सॉरी, जो PSC है वहाँ पे जो HWC है। तो बेटा जी यहाँ पे CHO कौन कौन बनने जा रहे हैं? तो इनमें तो जो मेन रोल होगा वो किसका होगा? CHO का होगा। किसका होगा बेटा जी? CHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेटर्स फॉर मॉनिटरिंग HWC सर्विसेज आर। जो हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज है उसके मॉनिटर्स मतलब उनको मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स है? तो आपको यहाँ पे बेटा जी करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सारे क्वेश्चन है ऑल ऑफ दी अबव से। HMIS एंड RGI एंड कम्युनिटी सर्वेज, ये सारे के सारे किसके इंडिकेटर है? HWC के। जो HWC है वहाँ से ये मॉनिटर करने होंगे। तो बेटा जी HMIS का फुल फॉर्म अभी आगे पूछा गया है, देखना अभी आगे आएगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखिए, in addition to approved budgetary allocation that united funds for SHCS would be RS then dash per HWC to meet additional and non-anticipated recruitments for delivery of CPSC services। बेटा जी आपको यहाँ पे सैलरी पूछी गई है, CHO की सैलरी कितनी होती है? सिर्फ आपको CHO की सैलरी बतानी है, इंसेंटिव आपको नहीं बताने, सिर्फ आपको क्या बतानी है? सैलरी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना था? 25,000 रुपये। आपको वहाँ पे बताना था कि मेरे को 25,000 रुपये मिलेंगे अगर मैं CHO बनूंगा तो। लेकिन ये पेपर आपने ऐसा दिया है कि मैं CHO नहीं बन पाऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे थे, लेकिन जो सोच रहे थे वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जिन्होंने सोच के गए थे कि हमको तो CHO बनना है वो तो बन जाएंगे। बेटा जिनको CHO बनना है उन्होंने सही आंसर किया है बिल्कुल कि हमको तो 25,000 रुपये दिलवा दो, 50,000 की हमको तो ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ सैलरीज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर टू एट
HWCs may be linked with performance based in measurable performance indicators। जो HWC है यहाँ पे कितने परसेंट सैलरी जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेशन, मैंने बताया था आपको PBI, जो परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव मिलेगी वो कितने परसेंट है, ये आपको पूछा गया, परसेंट में पूछा गया आपको। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, 40% परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ए न्यूबॉर्न आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा जी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आपको यहाँ पे साइन सिम्टम दिखाए गए हैं वो सारे के सारे किसके साइन सिम्टम है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, एक को छोड़कर। ये न्यूबॉर्न में जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसके सारे के सारे साइन है एक को छोड़कर। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था सैलो ब्रीदिंग, सैलो ब्रीदिंग आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HMIS स्टैंड्स फॉर। बेटा जी देखिए जो शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन है, जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछे गए, और मैंने अभी आपको कहा था कि जो HMIS है उसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और आप याद रखना, हो सकता है MPCH में भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर गाइडलाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम टू बी स्पेंट बाय आशा ऑन कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी इज। जो आशा वर्कर होते हैं वो कम्युनिटी के अंदर कितना टाइम अपना व्यतीत करते हैं, कितना टाइम जो है कम्युनिटी को वो देते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था 40 आवर्स पर वीक, 40 घंटे एक सप्ताह के अंदर आशा जो है वो कहाँ पे वर्क करती है, कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोल्डर्स डिजिटल एंड मैनुअल फॉर एवरी फैमिली अंडर द केयर ऑफ आशा शुड हैव। जो आशा जो है, आशा वर्कर जो होती है वो जो भी फोल्डर्स बनाती है उसमें कौन कौन, मतलब कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से फोल्डर्स आशा को बनाने होते हैं। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। MCP कार्ड्स फॉर ऑल मदर्स एंड चिल्ड्रंस। नेक्स्ट सिंपल कार्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लिस्ट लाइन लिस्ट ऑल हेल्थ इवेंट्स। नेक्स्ट है सेपरेटेड कार्ड्स फॉर एनीवन ऑन TB HIV लेप्रोसी काला आजार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे जो भी डिजिटल फोल्डर्स है ये सब के सब आशा वर्कर को बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया वाज फ्रॉम। भारत के अंदर पहला केस COVID-19 का कहाँ पे मिला था। तो आपको क्या करना था आंसर ऑप्शन बी, कहाँ पे मिला था बेटा जी, केरला के अंदर। COVID-19 का पहला केस भारत के अंदर केरला में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कोविड से हैं, द फर्स्ट नॉन इन्फेक्शन फ्रॉम SARS-CoV-2 वॉज डिस्कवर्ड इन। जो SARS-CoV-2 है यानी कि कोरोना जो वायरस है वो कहाँ से फैला था, कहाँ से स्प्रेड आउट हुआ था, सबसे पहले कहाँ पे स्प्रेड आउट हुआ था। आपको आंसर करना था वुहान चाइना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन म्यूटेशन एंड वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 इंक्लूड्स। जो नॉन म्यूटेशन है, जो नॉन म्यूटेशन एंड वेरिएंट है SARS-CoV-2 का वो कौन सा है। तो आपको यहाँ पे बेटा जी करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा 501Y एंड V2। ये क्या है, इसका नॉन म्यूटेशन है, नॉन म्यूटेशन एंड वेरिएंट्स है SARS-CoV-2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन्स यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस इज। बेटा जी जो मेडिसिन होती है उनको कौन सा पर्सन होता है जो डिस्पेंस करता है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, मेडिकल ऑफिसर। कौन करता है, मेडिकल ऑफिसर। ना तो फार्मासिस्ट कर सकता है, ना लैब टेक्नीशियन कर सकता है, ना ANM करती है। जो मेडिकल ऑफिसर होता है वही जो है मेडिकेशन को, जो भी मेडिसिन होती है उनको डिस्पेंसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन अप्रोच फॉर सोशल मोबिलाइजेशन आर। आपको पूछा गया है सोशल मोबिलाइजेशन का मेन अप्रोच क्या है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट एंड बेनिफिशरीज मोबिलाइजेशन। तो ये दोनों ही क्या है, सोशल मोबिलाइजेशन के अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBS के एम्स ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ 2 years टू कवर 4Ds। जो RBS के जो चलाई गई है योजना उसके तहत जो 4Ds कवर किए जाते हैं वो बच्चों को किस एज से लेकर कहाँ तक, कौन सी एज तक जो है इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, 18 years 18 साल तक की एज तक को RBS के अंदर इंक्लूड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वेश्चंस हैज नो आंसर, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनके कोई उत्तर नहीं होते हैं, जिनके कोई आंसर्स नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, रिथोरिकल क्वेश्चंस। जो रिथोरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके किसी प्रकार के आंसर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड हियरिंग डे है, जो वर्ल्ड हियरिंग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बेटा जी करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, 3 मार्च को, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपकी एग्जाम कब थी, 7 मार्च को, और आपको 3 से 4 दिन पहले का ही क्वेश्चन पूछा गया है। जो वर्ल्ड हियरिंग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को। बेटा जी आगे से ध्यान रखना, हो सकता है आपको एमपीसीएचओ में भी पूछा जाए, और डे से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, जो मेंटल हेल्थ है वो किससे अफेक्ट होती है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन कौन सा करना था बेटा जी, डी, ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सारे क्वेश्चंस है, हो सकता है यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स क्या थे, डी, ऑल ऑफ दी अबव आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करने थे। देखिए जो मेंटली हेल्थ है उसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, डाइटरी फैक्टर्स बिल्कुल कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकती है। अगर किसी को जेल के अंदर रख दिया जाए तो क्या वो जो है मेंटली हेल्थी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। डाइटरी फैक्टर्स की बात करें, अरे जो कोई मतलब अच्छे से खाना खा रहा है और एक जो है सड़ा गला खा रहा है, एनी टाइम उसको सड़ा गला मतलब आप खाना दे रहे हो, तो क्या वो मेंटली हेल्थी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीजनल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, अरे आप एक तो जो है पहाड़ियों के अंदर डाल रहे हो किसी पर्सन को, एक आप एक अच्छी जगह रख रहे हो, तो मतलब दोनों के अंदर मेंटली जो है इक्वलिटी रहेगी क्या, नहीं रह पाएगी। तो जो मेंटल हेल्थ है उसको कौन कौन अफेक्ट करते हैं, तीनों ही अफेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर करना था, डाइटरी फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी एंड सीजनल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, तीनों ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बेटा जी हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और आपको जो 2 पार्ट रिमेनिंग रह गए वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे एक ही दिन में, और जो हमारी गोल्डन की पॉइंट्स है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ये पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सीएचएन की गोल्डन की पॉइंट्स मिलेगी, सीएचएन की गोल्डन की पॉइंट्स मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप टेंशन ना ले, आप पढ़ते रहिए बस, एमपीसीएचओ की एग्जाम भी पास में आने वाली है। सीएचएन की गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं 2019 के 3 पेपर हम डिस्कस करेंगे। और बेटा जी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर ले, ताकि आप भी टेस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए पार्ट के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।